पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? आप लोग इसका आंसर दीजिए कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। पूजा सिंह, हेलो, आपका भी स्वागत है, आप ज्वाइन कर चुके हैं। आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आंध्र प्रदेश जो कि साउथ का एक स्टेट है, आंध्र प्रदेश को अभी 2013 में जिसके 2 पार्ट हुए थे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में एक सेम ही लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन सी लैंग्वेज है? इन चारों ही लैंग्वेजों का अलग अलग स्टेट से कनेक्शन है, तो आपको बताना ये है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों से संबंधित है। अभी अगर दूसरी जो है जैसे तमिल, कन्नड़ या मलयालम, ये जो भाषाएं हैं, तमिल का जो कनेक्शन है वो है तमिलनाडु से, नाम से आपको मालूम चल रहा होगा। और कन्नड़ है कर्नाटका से, और मलयालम है केरला से। तो आपको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ। आप लोगों को वीडियो में आवाज क्लियर आ रही है? कमेंट करके जरूर बताइए। रजनी गोदरा, आपका भी स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर शुरुआत में थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। आप लोगों के कमेंट जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं थोड़ा सा आपको स्पीड बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं? आघोष, सघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने वर्ड वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। आवाज मेरी कैसी आ रही है? क्लियर आ रही है क्या? आप लोग कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पूजा सिंह, आवाज सही नहीं आ रही है। ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूं आवाज के लिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर नंबर 1 सही है, आघोष। तो आप ये बताइए कि आघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण, ये चारों जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है, या कौन से होते हैं अघोष, कौन से होते हैं सघोष? तो अघोष जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि हर एक वर्ग में अलग अलग बांटा गया है, ऐसे ही हर एक वर्ग के पहले 2 अक्षर है। जैसे क वर्ग में है क और ख, च वर्ग के च और छ, तो ये हो जाएंगे आपके अघोष। ठीक है ना? क वर्ग का क और ख, च वर्ग का च और छ, इसी तरीके से ट वर्ग का हो जाएगा ट और ठ, और त वर्ग का हो जाएगा त और थ, और इसी तरीके से फ। ये जो वर्ड है ये हो जाते हैं अघोष। अघोष और सघोष में अंतर क्या होता है? बस सिर्फ और सिर्फ होता है आवाज के ज्यादा भारी होने का और कम भारी होने का। उसी तरीके से अगर हम बात करें अल्पप्राण और महाप्राण की, तो अल्पप्राण, प्राण मीन्स होता है यहाँ पर हवा। तो जिस शब्द को या जिस अक्षर वर्ड को बोलने में कम हवा का यूज होता है वो होते हैं अल्पप्राण, और जिनको बोलने में ज्यादा हवा का यूज होता है वो होते हैं महाप्राण। अल्पप्राण महाप्राण कौन से होते हैं? जैसे कि हर एक जो वर्ग है, क वर्ग है, उसमें से पहला, तीसरा ये जो वर्ड ले लिए जाते हैं क और ग, च और जा। इसी तरीके से महाप्राण होते हैं ख और घ,
जो मैंने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। तो अभी मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग कमेंट करके बताते जाइए साथ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सांप, बीड़ा, चिन्ह या विस्मय। तो आपको सबसे पहले तत्सम के बारे में समझना है। जैसे कि मैं हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो अभी आप ये तत्सम वाले चैप्टर से है। तत्सम मीन्स क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में जैसे हैं वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में हैं, उन्हें बोलते हैं तत्सम। अब यहाँ पर जो सांप है, बीड़ा है और चिन्ह है, ये तीनों के तीनों जो वर्ड शब्द हैं ये हिंदी में अलग हैं और संस्कृत में अलग हैं। तो ये क्या हो गए? तद्भव हो गए। बाकी बचा कौन सा? विस्मय। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाता है। विस्मय, जिसे कि हिंदी में अगर आप देखेंगे तो जैसे आश्चर्यजनक भी बोल सकते हैं, तो वो हो जाता है विस्मय का मीनिंग, हिंदी में तद्भव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विस्मय जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है अभी आपके सामने। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है? ग्रह, गर्दभ, व्योम और गाय। अभी आप बताइए जो गेह होता है इसका पर्यायवाची क्या है? अभी आपका पर्यायवाची चैप्टर से है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। अब यहाँ पर जैसे मैं बताता हूँ, गर्दभ, गर्दभ होता है जो गधा बोलते हैं उसका होता है। व्योम, व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। गाय आप जानते हैं, गाय गाय होती है। तो जो ग्रह है ये होता है गेह का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। आपका आंसर हो गया 4 का 1 सही। बिल्कुल सही आंसर है रजनी गोदरा आपका भी, पूजा सिंह आपका भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5। अभी आज थोड़ी सी अगर आवाज में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं धीरे धीरे इनको सही करूंगा, शायद कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप लोगों को शायद समझ में आ रहा है अभी, इसीलिए आप रिप्लाई भी दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत और अनाश्रित। तो यूपी टेट में भी आप देखेंगे एक पर्यायवाची से आता है, एक तत्सम तद्भव से आता है और वर्ड से आता है और ये विलोम से। तो अगला इसीलिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ विलोम से। तो सबसे पहले विलोम शब्द के लिए या तो आपको याद होने चाहिए, अगर याद वाला नहीं आ पाता है तो सबसे अच्छी बात है कि शब्द का अर्थ निकालिए। आवेशित मीन्स क्या होता है? कोई आवेश होना, जैसे किसी पार्टिकल या कण पर आवेश होता है ना, तो वो पॉजिटिव आवेश है या नेगेटिव है, यानी कि आवेशित हो गया। अभी यहाँ पर देखिए अनावृष्टि का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनावृष्टि का हो जाएगा वृष्टि, अनावृत का हो जाएगा जो विलोम वो है आवृत, और अनाश्रित का हो जाएगा आश्रित। तो आपके सामने ये तीनों के मैंने बता दिए। तो बचा कौन सा? अनावेशित। वैसे भी आप जान गए होंगे, इजी है काफी, लेकिन फिर भी आपको मैंने बाकी एक्सप्लेन करके बता दिए। तो आवेशित का जो विलोम है शब्द वो है अनावेशित। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका रजनी गोदरा एंड पूजा सिंह। आवाज गूंज रही है, ये शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है आवाज में। क्वेश्चन नंबर 6 है अभी, अंबर का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अनेकार्थक शब्द भी एक, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा होगा, अनेकार्थक मीन्स होता है एक जो शब्द है कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कोई भी शब्द है, एक इंसान के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। तो पर्यायवाची और अनेकार्थक में यही अंतर है कि एक शब्द के अलग अलग जो नाम हैं उन्हें सिचुएशन के हिसाब से यूज करना होता है, वो होते हैं अनेकार्थक शब्द। तो यहाँ पर जो अंबर है, अंबर का मीनिंग आप पहले समझ लीजिए। अंबर पर्यायवाची शब्द के अनुसार भी आप जान सकते हैं। तो उसका अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? जैसे आकाश, वस्त्र, बादल और प्रकाश, ये 4 ऑप्शन है। इसका मैं आंसर आपको बताता हूं। पहले आंसर नंबर है 4। यहाँ पर मुझे आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का मिला है रजनी गोदरा से। आपका आंसर बिल्कुल सही है, 6 का ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश। क्योंकि प्रकाश क्यों है? क्योंकि अंबर का जो एक मीनिंग होता है वही आकाश का होता है। वस्त्र मीन्स होता है, वस्त्र माने जो वस्त्र हमारे कपड़े होते हैं, अंबर भी बोलते हैं उन्हें, और बादल को भी अंबर बोला जाता है। तो प्रकाश है, उसका अंबर वाले शब्द से कोई संबंध नहीं है। पूजा सिंह आपका भी आंसर बिल्कुल सही है,
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो आपने देखा होगा वाक्यांश जो आते हैं, जैसे कि पूरे एक वाक्य के लिए एक शब्द क्या उचित होगा। तो जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, अब यहाँ पर ये चारों के चारों अगर आप देखेंगे शब्दों को तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि आखिर जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या सही आंसर होगा। जल्दी जल्दी आप लोग रिप्लाई कीजिए। एक आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4, ओके, रजनी गोदरा से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है 4 ही सही, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। यहाँ पर जो शत्रुहीन और निशत्रु, इसका मतलब होता है कि जिसका कोई शत्रु ना हो, और अशत्रु मीन्स होता है जो किसी का शत्रु ना हो, लेकिन जिसका शत्रु पैदा ना हुआ या फिर यानी कि जो शत्रु हो ही ना, तो वो होता है अजात शत्रु। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आप दोनों लोगों के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, रजनी गोदरा एंड पूजा सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, समरूपी शब्द पर्यंत और पर्यंक को सही अर्थ का भेद कीजिए। तो ये भी एक अलग टॉपिक है जिसे बोलते हैं समरूपी, यानी कि एक ही रूप जैसे लगते हैं जो शब्द, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो अलग अलग होते हैं। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो इसके जो मीनिंग इन चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। क्या पर्यंत मीन्स तक, या इसका कीचड़, तक या पलंग, पर्याप्त या फिर पलंग, या समग्र और पीड़क। तो इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ कमेंट करके। और आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो में क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करते जाइए साथ साथ में। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे उतना ही आपके साथी लोग इसे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डेली शाम को 9 बजे मैं ऐसे ही लाइव क्लास लिया करूँगा। फिलहाल हिंदी की ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या आप कोई भी अपनी तरफ से भी टॉपिक बता सकते हैं, तो मैं उस पर भी आपको क्लास लेने का कोशिश कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका जो सही आंसर है वो है तक और पलंग। आप लोगों के आंसर अभी तक नहीं आए, मुझे मिले नहीं। 8 का ऑप्शन नंबर 2 है, जिसमें पर्यंत का मतलब होता है तक और पर्यंक का मतलब होता है पलंग। ये दो ऑप्शन इसके सही होते हैं, तो 8 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आपको इन चारों में से ये 4 जो सब वाक्य दिए हैं इनमें से सही वाक्य छांटना है। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। 8 का ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा पूजा सिंह, 8 का ऑप्शन नंबर 2 सही था, तक और पलंग, मैंने आपको बता दिया था। सही वाक्य छांटिए। सही वाक्य में ये 4 वाक्य दिए हैं, ध्यान से पढ़िए पहले इन वाक्यों को। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, साहित्य और जीवन का अति निकट का संबंध है। इसमें से सही वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, इसका आपको रिप्लाई दीजिए जल्दी से जल्दी, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें सही वाक्य कौन सा है। अगर आप लोग रिप्लाई जरूर कीजिए, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए, जिससे क्या होगा कि कम से कम मालूम चलेगा कि आपने ट्राई किया। हो सकता है कि क्वेश्चन की गलत भी हो सकता है, एक वैसे गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसीलिए रखे हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर सही होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। ये है एक सही वाक्य, बाकी के तीनों जो वाक्य हैं वो सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आयुष्मान का स्त्रीलिंग है। और ये वाला जो चैप्टर है वो मैंने लिया है लिंग वाले से, यानी कि इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में हमें जो पता करने होते हैं। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग कौन सा है, श्रीमती या फिर आयुमती? थोड़ा ध्यान से ऑप्शंस को देखिए, फिर आप ऑप्शन पे टिक कीजिए, यानी कि आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप बताइए कि आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होगा। आप आंसर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसका
सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर आंसर आपने बताया है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 का 2 नंबर आंसर यानी कि आयुष्मती बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहु का बहुवचन है बधू, बहुएं, बहुए या फिर बधुएं। तो इनमें हल्का हल्का सा मात्राओं का गैप है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इन्हें। और बहु का बहुवचन आपको बताना है। एक जो टॉपिक होता है वचन, इसमें एक वचन बहुवचन इनके बारे में बताया गया है, तो उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन है। तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए कि बहु का बहुवचन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 3। ऑप्शन नंबर 3 है बहु है, इसका एकदम सही आंसर होगा 11 का। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। कारक का एक और नाम है। ये कारक वाले चैप्टर से मैंने क्वेश्चन आपके लिए लाया है। कारक को विद्वान लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, आखिर वो नाम क्या है? परसर्ग, उपसर्ग, सर्ग या फिर विशेषण। तो थोड़ा सा समझिए, ये क्वेश्चन बहुत ही कम लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही डीप क्वेश्चन है। पूजा सिंह, आपके जो आंसर हैं वो मुझे कंटिन्यू मिल रहे हैं, तो आप कमेंट करके ऐसे ही बताते जाइए। कारक का एक और क्या नाम है? परसर्ग, उपसर्ग, सर्ग या फिर विशेषण। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कारक को परसर्ग भी बोला जाता है, ठीक है। उपसर्ग अलग होते हैं, विशेषण अलग होता है, सर्ग अलग होते हैं। परसर्ग जो है वो इसका एक सही आंसर है, तो कारक को परसर्ग भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है अभी। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम एक जो चैप्टर है उससे आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूं कि जो कि पहले भी एग्जाम में आ चुका है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं आप बताइए। अगर सर्वनाम के भेद आप सही आंसर दे देते हैं तो उसके बाद आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में ये भी लिख के बता सकते हैं कि कौन से हैं सर्वनाम के भेद। तो सबसे पहले तो इसका आंसर आप बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का। 4 नंबर आंसर बताया आपने, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कौन से होते हैं। पहला तो होता है पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा होता है निजवाचक, और अगला होता है निश्चयवाचक, और अनिश्चयवाचक भी एक होता है, अगर आप इसके आगे आ लगा देंगे। उसके अलावा होता है संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये टोटल 6 होते हैं, संबंधवाचक और, थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूं तो राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगा, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 6 होते हैं सर्वनाम के भेद, को जस्ट रिमाइंड करने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 14 है, धुंधला शब्द में विशेषण है। तो विशेषण जो टॉपिक है संज्ञा सर्वनाम के बाद, उसी टॉपिक से मैंने ये लिया है। जो धुंधला शब्द होता है उसमें विशेषण क्या है आपको ये बताना है। सबसे पहले ये समझिए कि विशेषण क्या होता है, कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं विशेषण। अब यहाँ पर ये जो है धुंधला, इसमें कुछ विशेषता बताई जा रही होगी, तो वो क्या संख्यावाचक है विशेषता, या गुणवाचक है, या सर्वनामिक विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं है, वो आपको आंसर बताना है। अच्छा पूजा सिंह, अभी आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू। वो शायद शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सेटिंग में, अभी अपने आप आने लगी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपको आंसर बताना है कि धुंधला शब्द में विशेषण क्या है। विशेषण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, जो विशेषता बताए। ऑप्शन नंबर 2 बताया है, बिल्कुल सही है। गुणवाचक विशेषण होता है धुंधला शब्द में विशेषण। यहाँ पर क्या है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो धुंधला है या साफ है। ये चीज़ें क्या होती है, एक जो विशेषता बता। अगर संख्यावाचक होता है, ऑप्शन नंबर जो 1 में दिया है, तो वहाँ पर संख्या से संबंधित होता है, जैसे 1, 2, 3, दुगना तिगना। और सार्वनामिक जो विशेषण होते हैं वो होते हैं जैसे यह, वह, ऐसा, वैसा, ये होते हैं सर्वनामिक, ठीक है। तो यहाँ पर गुण दिया गया है धुंधला, तो ये गुणवाचक हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है। टोटल 15 क्वेश्चन ही मैं 15 अलग अलग टॉपिक से लेकर के आया हूँ,
अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, आप लोगों का जैसे जैसे ज्वाइनिंग बढ़ेगा, वैसे वैसे ही मैं क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ाते जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस है आपके सामने जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया क्या है? तो ये जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं क्रिया वाले टॉपिक से लेकर आया हूँ। आपको बताना है कि यहाँ पर संयुक्त क्रिया कौन सी है। आज्ञा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक या इच्छा बोधक। जो क्रिया होती है, क्रिया का मतलब क्या होता है कि जिस शब्द या फिर शब्द समूह से आपके द्वारा किसी कार्य के होने या करने का जानकारी होती है, उसे बोलते हैं क्रिया। जैसे कोई इंसान दौड़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, तो ये दौड़ना, पढ़ना, सोना क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो इसी तरीके से इसमें जो क्रिया के जो टाइप्स होते हैं, तो उसमें से कौन सी वाली क्रिया है ये कि बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद सकते हैं। आज्ञा का बोध हो रहा है इसमें, या फिर अभ्यास का बोध हो रहा है, या शक्ति का, या फिर इच्छा का बोध हो रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है आपका पूजा सिंह, शक्ति बोधक। क्योंकि यहाँ पर बंदर क्या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रहे हैं, तो शक्ति का ही बोध हो रहा है इसमें। बिल्कुल सही आंसर है आपका।